तो हमने अपनी सियालदह बीकानेर दुरंतो की शुरुआत सियालदह से की थी और दिल्ली पहुंचे थे। और पहले ये ट्रेन बस यहीं तक चला करती थी, पर आज हम दिल्ली से आगे चूरू, लोहारू, रतनगढ़ के रास्ते बीकानेर तक जाने वाले हैं। और यहाँ अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हमसे अलग हो रहा है और अब बारी है डीजल लोकोमोटिव के अटैच होने की। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। दोस्तों फिलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सियालदह बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस में। दूसरे पार्ट में अपनी जर्नी की शुरुआत हम नई दिल्ली से करने वाले हैं और ये जर्नी जो है वो बीकानेर तक होने वाली है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये जर्नी जो है वो पूरा डीजल रूट पे होने वाली है, मतलब डीजल लोकोमोटिव जो है वो हमारी ट्रेन को एंड तक ले जाने वाला है। तो जर्नी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो करीब 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पे है और इस टेम्परेचर में जर्नी करना वाकई में बहुत ही मुश्किल होता है। और वो भी अगर आप राजस्थान में जा रहे हो, डीप राजस्थान में जा रहे हो, तो फिर सोच से परे हो जाता है कि आप ये जर्नी कैसे कंप्लीट करोगे। बार बार आपको स्टेशन दिखाने होते हैं। और एक और चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि हमारी ट्रेन जो थी ना, दुरंतो है तो बहुत स्टॉप बहुत कम है इसके। सियालदह से दिल्ली आने में सिर्फ इसके 3 स्टॉप थे, लेकिन यहाँ से बीकानेर जाने में इस ट्रेन के ऑलमोस्ट 5 स्टॉप्स है। तो ये है अपना फर्स्ट क्लास जिसमें आज हम यात्रा करने वाले हैं। आपको पता ही होगा, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं इसी फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहा था। चलिए अब अंदर चलते हैं और अपनी आज की इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्लास जिसमें आज हम यात्रा करने वाले हैं। थोड़ा सा मैसी आपको लग रहा होगा क्योंकि बहुत दूर से हम लोग ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, तो सामान बस फेंक दिया जहाँ पे, जब वैसे ही सब कुछ छोड़ दिया है। चलिए फाइनली अपना डिपार्चर जो है वो जो है नई दिल्ली से। सबसे पहले आपको डिपार्चर जो है वो दिखाते हैं। और सामने जा रही है तिरुनेलवेली श्री माता वैष्णो देवी हिमसागर। और मैंने इसमें जर्नी की हुई है। अगर आपको जर्नी देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार जर्नी थी वो। तो दिल्ली से डिपार्चर तुरंत होने के बाद जो लंच है अपना वो सर्व हो गया। सबसे पहले ये ड्राई, अरे रोटियाँ कितनी अच्छी हैं, रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट हैं, अति उत्तम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। भुजिया तो बहुत ही अच्छी है। पनीर थोड़ा सा बोर हो गया खा के अब तो। ये जो आप दुरंतो की लिवरी देख रहे हो ना, ये बहुत ही पुरानी लिवरी है और ये हाइब्रिड लिवरी है। मतलब ये जो आप अगर इनके बोगीज़ पे ध्यान दो तो ये जो बोगीज़ हैं उनके, ये ICF वाले हैं और ऊपर LHB का इनका जो हेड है वो बोल सकते हो। तो ये हाइब्रिड दुरंतो है जो कि बहुत ही यूनिक है। मतलब अब तो देखने को नहीं मिलते। ये हावड़ा दुरंतो में आपको देखने को मिलते थे, पर अब तो वो भी पूरी तरह से LHB हो चुकी है। ये होती है दुरंतो की असली लिवरी, जहाँ सारे जो कोचेस हैं वो दुरंतो की लिवरी में होते हैं, तो काफ़ी देख के अच्छा लगता है। तो आज के ज़माने में ना जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप घर बैठे सिर्फ एक टेस्ट दे करके अपने हिसाब का, अपने तरीके का जॉब जो है वो ले सकते हैं। आपको ये रैंडम एडवर्टाइजमेंट लग रहा होगा, पर एग्जैक्टली में ऐसे ही जॉब्स ली हैं शुभम, निशा और सार्थक ने, और इनकी तरह बहुत सारे कैंडिडेट्स ने। ये हैं रीलेबल बाई अनअकैडमी के कैंडिडेट्स जिनकी अपनी स्टोरीज़ हैं। निशा जो कि 10 साल के गैप के बाद अपना करियर बिजनेस डेवलपमेंट में स्टार्ट किया रीलेबल के ज़रिए। सार्थक ने कॉमर्स में पढ़ाई करने के बाद अपना करियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चूज़ किया रीलेबल के ज़रिए। शुभम ने भी UPSC प्रिपरेशन से ब्रेक लिया और फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अपना जॉब रीस्टार्ट किया रीलेबल में टेस्ट दे करके। तो सिर्फ एक टेस्ट और इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़, आप चाहे फ्रेशर हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आपको अपने करियर को सही ट्रैक पे लाना है तो रीलेबल इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। स्विगी, ओला और अपग्रेड जैसी 200 से ज़्यादा कंपनीज हायर करती हैं रीलेबल पे, और इन सभी के लिए आप एलिजिबल हो इंडिया में कहीं से भी। और तो और प्लेस्ड कैंडिडेट्स को गुडीज़ मिलती है रीलेबल की तरफ से। इनमें से टॉप 3 कैंडिडेट्स को मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच जैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं प्राइस में। रीलेबल ने अब तक 42 करोड़ वर्थ के जॉब डिलीवर किए हैं अक्रॉस इंडिया, और पिछले महीने ही 36 लाख वर्थ के जॉब डिलीवर हुए हैं डेली। और इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स के होर्डिंग्स आपको अक्रॉस द इंडिया देखने को मिल जाएंगे। और कुछ दिन पहले ही रीलेबल ने 5 नए टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर कैंडिडेट्स लाइक प्रोजेक्ट एसोसिएट्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब अब आप 18 कैटेगरीज में टेस्ट दे करके जॉब ले सकते हैं अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स,
HR एंड मैनी मोर। मैंने रीलेबल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे करियर का स्टार्ट आपके पूरे करियर को डिफाइन करता है, और अगर आप भी इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अपनी मनपसंद जॉब करना चाहते हो तो आज ही रीलेबल पर जाके अपने आप को साइन अप करें। ना कोई डिग्री, ना कोई एक्सपीरियंस, बस स्किल्स। तो फिर देर किस बात की, गो एंड चेक इट आउट टुडे। थैंक यू। मौसम में इतनी गर्माहट है ना कि बिल्कुल ही बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा है। जैसे ही हम गेट खोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मानो गर्म हवा का गुब्बार जो है वो चेहरे पे आ रहा है। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई है यहाँ पे। और पहुँच रहे हैं रेवाड़ी। और सबसे खूबसूरत चीज़ पता है क्या है कि रेवाड़ी में हमारा कोई हॉल्ट नहीं है। रेवाड़ी को हमारी ट्रेन स्किप करने वाली है, यानी कि दिल्ली से निकली हमारी ट्रेन हरियाणा में नहीं रुकने वाली है, सीधा राजस्थान के अंदर रुकने वाली है। जयपुर अजमेर अबू रोड is running on time. It is expected to arrive here at 16 hours 58 minutes on platform number 1. बात करें अगर रेवाड़ी की ना, तो इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से इतनी सारी लाइनें अलग होती हैं ना कि शायद उन सभी का नाम मैं यहाँ पे बता ही नहीं पाऊँ, मैं शायद भूल जाऊँ। यहाँ से आपको अलवर, रींगस, लोहारू जिस तरह हम जाने वाले हैं वो रूट, और साथ ही साथ भिवानी, रोहतक, बहुत सारे रूट जो है ना वो यहाँ से निकल जाते हैं। और बात करें हमारी ट्रेन की, तो हमारी ट्रेन जो है वो लोहारू होते हुए चूरू, रींगस के रास्ते जो है बीकानेर जाने वाली है। तो ये एक नया रूट है जो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस रूट में बहुत ही कम बार ट्रैवल मैंने किया होगा, और अगर ट्रैवल किया भी होगा तो शायद कभी दिखाया नहीं इस रूट को मैंने। तो आज अच्छा मौका है इस रूट को दिखाने का। रेवाड़ी एक बहुत ही पुराना स्टेशन है, और एक ज़माने में ये स्टीम लोकोमोटिव्स का बहुत ही बड़ा हब हुआ करता था। और आज के ज़माने में भी रेवाड़ी स्टीम लोको शेड में आपको कुछ पुराने लोकोमोटिव्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा कोच इतना पीछे था कि लोकोमोटिव को देख पाना बहुत मुश्किल था, तो मैंने सोचा क्यों ना और आगे चलते हैं ताकि वहाँ से डीजल लोकोमोटिव साफ साफ दिख सके। और ये है B12 यानी कि थर्ड AC, और मुझे बहुत लंबा सफ़र जो है वो तय करना पड़ेगा अगर मुझे एंड में जाना है तो, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास बिल्कुल पीछे होता है। और थोड़ी दूर बाद ट्रैक के किनारे रेत के छोटे छोटे टीले दिखने लगते हैं, और ट्रेन लगातार हॉकिंग के साथ इन रेतीले टीलों के बीच चल रही थी। तो मैंने कोशिश तो बहुत की गेट खोल करके कुछ अच्छे शॉट लूँ, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो रेत की धूल उड़ रही है ना, ये सब कुछ मिला करके बिल्कुल असंभव बना दे रही है इस काम को कि आप बाहर निकल करके प्रॉपर शूट कर सको लोकोमोटिव को। तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोशिश जो है वो जारी रखेंगे। फ़िलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो लोहारू पहुँचने वाली है, तो पहले लोहारू का अराइवल जो है वो लेते हैं, उसके बाद से फिर एक नई कोशिश जो है वो करेंगे। और यहाँ पे अपनी वाली ट्रेन जो कि बीकानेर से सियालदह की तरफ जा रही है, उससे मुलाकात हो गई। तो फाइनली पहुंच चुके हैं लोहारू जंक्शन। और भाई यहाँ आने के बाद ना ऐसा लग रहा है गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, और ऐसी गर्मी में ये रूट एक्सप्लोर करने का एक अलग ही मज़ा है। लेकिन एक चीज़ स्टेशन में बहुत अच्छी है, वो ये कि थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म आपको
जो पेड़ है ना वो लगे हुए मिल जाएंगे, हर जगह आपको नीम के पेड़ जो है वो दिख रहे होंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी स्टेशन की, कि आपको बैठने के लिए और प्रॉपर छाँव जो है वो मिल जाती है। तो ये चीज़ बहुत ही बेस्ट है। बाकी अगर बात करें लोहारू की ना, तो पहले ये लगता था कि लोहारू जो है वो राजस्थान के अंदर आता है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल बॉर्डर है। इसके बाद से जो राजस्थान की सीमा है वो शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल अभी हम हरियाणा में है। और बात करें लोहारू की, इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो डायरेक्टली सीकर की तरफ गई है, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो फाइनली इस तपती धूप में पहुंच रहे हैं सदोलपुर। और ये एक जंक्शन स्टेशन है, मतलब यहाँ पे एक से अधिक लाइनें जो हैं वो आके मिलती हैं। बाकी फ़िलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं सादुलपुर जंक्शन। और इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिस तरफ से हम आ रहे हैं, यानी कि लोहारू की तरफ से एक लाइन जो है वो यहाँ से निकल जाती है हनुमानगढ़ की तरफ, और एक लाइन जो है वो यहाँ से निकल जाएगी चूरू रतनगढ़ की तरफ, जिधर हम जाने वाले हैं अभी। तो इसलिए सादुलपुर को जंक्शन बोलते हैं। और ये एक बड़ा स्टेशन है राजस्थान के अंदर। और मुझे नहीं पता, कई लोग बोलते हैं कि इस ट्रेन को बीकानेर तक क्यों लाया गया। बाकी मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत लोग हैं जो इन छोटे छोटे स्टेशन पर डिबोर्ड हो रहे हैं, और ट्रेन की ऑक्यूपेंसी भी बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत लोग हैं जो सियालदह से यहाँ तक ट्रैवल करते हैं। शाम के करीब 5 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन जो है चूरू पहुँचने वाली है। पर उससे पहले अपना जो टी है वो सर्व हो चुका है। एक चीज़ है कि इस ट्रेन में सब कुछ खाने पीने को मिल रहा है, तो बाहर का कुछ भी टेस्ट नहीं कर पा रहे हम लोग। लेकिन देखिए स्टफिंग के नाम पे क्या है, कुछ भी नहीं है। और मैं बोलना चाहूँगा कि कचौड़ियाँ मतलब इस ट्रेन की तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो इनको खाना ना खाना बिल्कुल ही वेस्ट है। और बाकी सब कुछ पैक्ड आइटम जो है वही मिलते हैं, बल्कि ये चीज़ अच्छी है। तो मैं फ़िलहाल अभी और कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ चाय जो है वो पीऊँगा और वेट करूँगा रतनगढ़ का। वहाँ के जो रसगुल्ले हैं अगर वो मिल जाते हैं ना, तो फिर ये जो यात्रा है सफल हो जाएगी। एक चीज़ है कि जब ट्रेन सियालदह से निकली थी तो उसके बाद से जो हॉल्ट थे ना वो 100 किलोमीटर के बाद ही आते थे, मतलब कि 150 किलोमीटर बाद, 400 किलोमीटर बाद। लेकिन अब जब से ट्रेन न्यू दिल्ली से निकली है उसके बाद से सारे जो हॉल्ट हैं ना वो कभी 50 किलोमीटर, कभी 40 किलोमीटर, कभी 70 किलोमीटर, सिर्फ इसी रेंज में है। तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हॉल्ट है यहाँ पे। तो पहुँच रहे हैं गेटवे ऑफ थार, यानी कि थार का द्वार चूरू में। और इसके बाद आपको हर तरफ बड़े बड़े रेतीले पहाड़ी दिखाई देंगे। और चूरू को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से भी सीकर की तरफ एक लाइन गई हुई है। तो मात्र 2 मिनट के हॉल्ट के बाद चूरू से अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है। तो ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाया मैं आपसे। एक चीज़ चूरू के बारे में ये है कि यहाँ पे ना सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो नोट किया गया था। मेरे ख्याल से 1 जून 2019 में करीब 51 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड यहाँ पे किया गया था, तो जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फ़िलहाल मैं हूँ अभी 3rd AC में, और 3rd AC का हाल कुछ ऐसा है। रतनगढ़ आते आते ना लगभग सारे पैसेंजर जो हैं वो डिबोर्ड कर चुके हैं। मतलब फिर भी ट्रेन में अराउंड 60% पैसेंजर्स होंगे अभी भी, जो कि बीकानेर तक जाने वाले हैं। तो ट्रेन की ऑक्यूपेंसी जो है वो एंड तक काफ़ी बढ़िया है। बाकी बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं रतनगढ़, और बहुत ही खूबसूरत शाम हो रखी है। तो चलिए बाहर चलते हैं और कुछ आपको बाहर की जो झलकियाँ हैं ना वो दिखाते हैं, जब रेत के बीच से हमारी ट्रेन चल रही है और खूबसूरत सनसेट जो है वो हो रहा है।
ट्रेन स्लो हो रही थी क्योंकि अब फिर से हमारी ट्रेन रुकने वाली है और रतनगढ़ पे अपना अराइवल होने वाला था। एक बात तो माननी पड़ेगी कि सारे जो स्टेशन है ना राजस्थान के अंदर, सबकी बनावट कुछ ऐसी पुरानी हवेलियों ऐसी ही है, क्योंकि इन इलाकों में ना बहुत पुरानी पुरानी हवेलियाँ जो हैं वो उस ज़माने में बनाई गई थी। तो शाम के करीब 6:30 हो चुके हैं और फ़िलहाल पहुंच चुके हैं रतनगढ़ जंक्शन। और आपने जैसा कि स्टार्टिंग में देखा था कि सारे जो स्टेशंस हैं ना, लगभग इस रूट पे जितने भी स्टेशंस हैं, ये जो शेखावटी वाला रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, इन सभी स्टेशंस पे आपको एक ही तरह की जो बिल्डिंग है वो देखने को मिल जाएगी। मतलब स्टेशन की बिल्डिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, बिल्कुल हवेली की तरह होती है। तो ये चीज़ बहुत ही स्पेशल लगी मुझे, बहुत ही यूनिक लगी। और बात करें अगर रतनगढ़ जंक्शन की, तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारी लाइनें जो हैं वो इधर उधर निकली हुई हैं, जिनमें से एक लाइन जो है जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि चूरू की तरफ से, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है डेगाना की तरफ, एक लाइन बीकानेर जिधर हम जाने वाले हैं, और एक लाइन है जो कि सरदार शहर की तरफ निकल जाती है। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ से निकलती हैं, इसलिए इसको जंक्शन जो है वो बोलते हैं। बाकी चलिए, सूरज ऑलमोस्ट ढल चुका है और अब बाहर निकलने में ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि बहुत ही जल्दी अपने गंतव्य यानी कि बीकानेर पहुँच जाएंगे और उसके बाद से ये सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब भी राजस्थान आता हूँ ना, वाकई में बहुत ही अच्छा लगा। एक अलग से एनर्जी जो है वो आ जाती है। तो रतनगढ़ से निकलते ही शाम ढलने लगती है और सूरज जब ढलता है ना इधर, तब रेत सोने की तरह लगती है, मानो सोने की परत किसने रेत के ऊपर चढ़ा दी हो। जस्ट ऐसे ही मैं बैठा हुआ था और थोड़ी सी आंख लग गई और हमारी ट्रेन श्री डूंगरगढ़ पे आके रुकी हुई थी। ये एक तरह से सेकंड लास्ट स्टेशन है, इसके बाद हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो आ जाएगा। चलिए डिपार्चर बाहर से दिखाते हैं आपको। एक बात मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूँ, वो ये कि राजस्थान में भले ही गर्मी बहुत हो, दिन के वक्त में शायद गेट पे निकलने के बाद से बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा लू चल रही थी, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है ना तो राजस्थान सा खूबसूरत और कुछ नहीं लगता। मतलब यहाँ की शाम मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और वाकई में यार अभी ऐसा लग रहा है कि बस वक्त ऐसे ही रुक जाए और ऐसे ही हम ट्रैवल करते रहें, यहीं पे बस थम जाए वक्त। बहुत ही खूबसूरत। और हमारी ट्रेन भी अपने आखिरी स्टेशन, अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते हुए और चांद भी निकल आया, देखो। चलो काफ़ी देर से बैठे थे, लगता है बीकानेर जो है वो बस आ गया। रात का वक्त हो चुका, कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं, पर चांद ज़रूर से देख सकते हैं। और बीकानेर में हमारा अराइवल जो है बस होने ही वाला है। बहुत ही खूबसूरत अराइवल बीकानेर में, और पोल्यूशन कम है इसलिए इतना साफ़ सुथरा चांद जो है वो दिख रहा है। वाकई में जितना आप भारत के डीप में जाते हो ना, उतना ही भारत और खूबसूरत होता जाता है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। तो आज के सफ़र में बस इतना ही। ये सफ़र जितना खूबसूरत था उतना ही यादगार भी बन गया। और सबसे अच्छी बात ये कि शाम के वक्त में हमारा यहाँ अराइवल हुआ।
तो चलिए मैं करता हूँ बीकानेर एक्सप्लोर और आपसे मिलता हूँ एक और नई जर्नी में, क्योंकि यहाँ आए हैं तो यहाँ से जाएंगे भी, तो बहुत कुछ आपको दिखाने को है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।